हेलो गाइस, मैं हूँ मयूरी गोयल। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 9, मैटर इन आवर सराउंडिंग। दिस इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, एनीथिंग दैट इज़ प्रेजेंट सराउंडिंग अस, कुछ भी चीज़ जो कि हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, भले ही वो लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है, तो एवरीथिंग कैन बी कॉल्ड एज अ मैटर। हर एक चीज़ मैटर है, क्योंकि मैटर क्या होता है, कोई मैटर एक पार्टिकल से बना होता है। कोई भी मैटर पार्टिकल से बना होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो भी हमारे चारों तरफ जितनी भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, सब मैटर एक पार्टिकल से बना होता है। वो आज हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि सॉलिड कैसे हैं, लिक्विड कैसे हैं और ये गैस कैसे हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ है, कैसे आपस में एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम ये जानेंगे, जैसे कि एनीथिंग दैट इज़ हैज़ मास, दैट हैज़ मास, मतलब हर एक चीज़ जिसमें मास होता है। मास का मतलब क्या है कि हर एक जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी थिंग्स होती हैं, वो सब का अपना एक मास होता है, अपना एक मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। एंड ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस घेरते हैं, स्पेस घेरते हैं। दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, वो पार्टिकल से बने होते हैं। वी कैन ईदर सी, हम उनको देख भी सकते हैं, उनको हम टच कर सकते हैं, उनको हम टेस्ट कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं चेयर, सॉइल, वाटर, एयर और नाइट्रोजन। लेकिन मैटर क्या नहीं है, मैटर क्या नहीं है, लाइट। क्या हम लाइट को टेस्ट कर सकते हैं, क्या हम लाइट को टच कर सकते हैं? ऐसे ही अगर लाइट मैटर नहीं है तो वो शेडो भी नहीं है, फिर तो शेडो भी नहीं है। साउंड भी मैटर नहीं है, क्योंकि जितनी भी मैटर वाली चीज़ें होती हैं वो सब किसी भी पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। मॉलिक्यूलर मास होता है, उसका वॉल्यूम होता है। ओके, पेन, ये सब हम चीज़ें फील कर सकते हैं। हम इनको सी या टच या टेस्ट नहीं हम इनको कर सकते। तो मैटर क्या है? मैटर कोई भी चीज़ जिसमें मास होता है, वॉल्यूम होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और वो पार्टिकल से बने होते हैं। जितनी भी हमारी तरफ चारों तरफ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो सब क्या है? मैटर हैं। ओके, अब हम जानेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड आइस क्यूब, लिक्विड वाटर एंड गैस वाटर वेपर। ओके, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगेन सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड के जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं। सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपस में जुड़ी हुई है। देयर इज़ नो स्पेस, इनके बीच में कोई स्पेस भी नहीं है, इनके बीच में कोई, आपस में एक कॉम्पैक्ट होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इंटरमॉलिक्यूल्स इनकी आपस में टाइटली पैक्ड है, जबकि लिक्विड के लूज़ है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, एंड गैस की और भी ज़्यादा लूज़ है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। तो हम देख सकते हैं कि मैटर की इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम की प्रॉपर्टीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होंगे। लिक्विड के लूजली होंगे और गैस के बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर बोथ ऑफ। ओके, दोनों से ज़्यादा लूज़ होते हैं। तो इसी वजह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे एक वाटर बॉटल है। अगर वाटर बॉटल प्लास्टिक है, वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल किसकी बनी हुई है? सॉलिड की बनी हुई है, सॉलिड की बनी हुई है, बिल्कुल टाइट होती है। कहीं रख देंगे तो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी। ओके, टाइटली पैक्ड टाइटली बहुत हार्ड होती है, और उसको अगर कहीं रखते हैं तो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। अगर उसमें पानी भर दे, अगर उसमें पानी डाल दे, तो वो पानी क्या है? पानी लिक्विड है, क्योंकि वो पानी क्या है, उसमें अगर हम उस वाटर बॉटल को थोड़ा मूव कराएंगे, तो पानी भी उसका मूव करेगा, पानी भी उसका मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर में तो वॉल्यूम है, वाटर में अगर हमने हाफ़ बोतल पानी फिल किया है, वाटर बॉटल में अगर हमने हाफ़ बोतल पानी फिल किया है, तो वो पानी हाफ़ ही रहेगा,
पानी हाफ़ी रहेगा, भले ही हम उसको किसी और दूसरे वेजल्स में डाल दें और भले ही हम इसको कोई किसी और दूसरी बॉटल में डाल दें, तो पानी हाफ़ी रहेगा, मीन्स वॉल्यूम तो सेम रहेगा, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। लेकिन अगर हम किसी दूसरी वेजल्स में उसको डालते हैं, अगर हम उस पानी को प्लेट में डाल देते हैं, तो वो पानी प्लेट का शेप ले लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि पानी बॉटल में डाल देते हैं तो बॉटल की शेप ले लेता है, प्लेट में डालते हैं तो प्लेट की शेप ले लेता है। इसका मतलब क्या है कि पानी की जो शेप है वो चेंज होती रहती है, लेकिन अगर हाफ़ बॉटल पानी है तो पानी तो हाफ़ ही रहेगा। इसका मतलब कि पानी की जो वॉल्यूम है वो सेम है, लेकिन शेप अलग अलग हो जाती है। अब गैस के केस में हम बात करें, गैस के केस में क्या होगा कि पानी की आधी बॉटल पानी भरी हुई थी, ओके, जो खाली स्पेस था वो खाली स्पेस में क्या है, वो खाली है? नहीं, वो खाली नहीं है, उसमें गैस भरी हुई है। उसमें क्या है, वो गैस भरी हुई है। तो गैस भी स्पेस तो ऑक्यूपाई करता है, लेकिन इसका कोई डेफिनिट वॉल्यूम या डेफिनिट शेप नहीं होता। डेफिनिट शेप तो होता ही नहीं है, डेफिनिट वॉल्यूम भी इसका नहीं होता। क्यों डेफिनिट वॉल्यूम क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसकी छोटे छोटे पार्टिकल्स सब जगह इतने ज़्यादा लूज़ होते हैं कि सब जगह वो स्प्रेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक परफ्यूम की बॉटल, परफ्यूम है, परफ्यूम को अगर हम स्प्रे करते हैं, थोड़ा सा स्प्रे करेंगे तो क्या होगा कि उसकी गंध दूर दूर तक जाती है, कि उसके पार्टिकल्स इतनी ज़्यादा पावर होती है, पार्टिकल्स के दूर दूर तक चले जाते हैं। इसका मतलब कि इसकी ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ना ही डेफिनेट शेप होती है। तो हमने क्या सीखा कि सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम भी है और डेफिनेट शेप भी है, बट लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं है बट डेफिनेट वॉल्यूम है। गैस का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही डेफिनेट शेप है। ओके, तो डेफिनेट वॉल्यूम यस यस यस, डेफिनेट शेप यस नो एंड नो। एनर्जी बहुत लो होती है क्योंकि पार्टिकल्स की कॉम्पैक्ट होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होंगे, इसकी एनर्जी मूविंग होगी एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड, जबकि गैस की हाईएस्ट होगी। एग्जांपल डेस्क, चेयर, वी, ओके, आइस, कंप्यूटर, पेंसिल और पेन। जबकि लिक्विड का आपको पता है वाटर, सोडा, कूल, जो भी है, जितना भी लिक्विड है, मिल्क, वो सब लिक्विड में आते हैं। और गैस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ये सब क्या है, आपकी गैस है। अब मैटर की अलग स्टेट भी होती है, वो क्या है, प्लाज्मा, प्लाज्मा एंड बीईसी। व्हाट इज़ दैट? प्लाज्मा, अभी तो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा था। रादर देन सॉलिड, लिक्विड और गैस, प्लाज्मा ऑल्सो स्टेट ऑफ मैटर। वो क्या है, कोई भी हाई एनर्जेटिक मैटर जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी और बहुत ज़्यादा गर्म भी होगा। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम सन को लेते हैं, सन किससे बना हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम गैस में भरी होती है, इतनी ज़्यादा गर्म होता है कि कोई उसको हैवी भी होता है, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है और हाईली एनर्जेटिक भी ज़्यादा होगा, और हाईली एनर्जेटिक भी होगा कि उसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं, और अगर टच करेंगे तो क्या होगा, ओके, आपको पता है। तो वो क्या है, प्लाज्मा, इसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कैसे डिफाइन करते हैं, द स्टेट दैट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल, फॉर एग्जांपल फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन, साइन बल्ब। और बीईसी, बीईसी क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बिल्कुल प्लाज्मा के अपोजिट होता है। प्लाज्मा हाईली एनर्जेटिक होता है, जबकि बीईसी क्या है, बिल्कुल लो डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटी होती है। मतलब इसके पार्टिकल्स एक या दो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत कम लो डेंसिटी होती है। और ये जितना ज़्यादा गर्म होता है, ये इतने ही ज़्यादा ठंडा होता है, बिल्कुल चिलिंग होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीईसी इज फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर की डेंसिटी द सुपर लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर होता है। ये किसने बताया था, एस.एन. बॉस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। प्लाज्मा फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हमने देखा था कि आइस क्यूब से लेकर, आइस क्यूब को अगर मेल्ट किया जाता है तो क्या बनता है, लिक्विड। आइस क्यूब को अगर टेम्परेचर दे दिया जाता है तो लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से
अगर उसको टेम्परेचर दे देंगे तो क्या बनेगा, वाटर वेपर, यानी कि गैस बनती है। तो ये क्या है, ये क्या है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, मीन्स सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। इस प्रोसेस को कहते क्या हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है, मेल्टिंग, मेल्टिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं, मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। लिक्विड का गैस में बनना, वेपराइजेशन, लिक्विड का गैस में बनना, वेपराइजेशन। ओके, अब गैस से सॉलिड का बनना, गैस से सॉलिड का बनना, सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड का बनना जैसे कि कैम्फर मीन्स कपूर, या फिर फिनाइल नेफ्थलीन बॉल होती है ना, फिनाइल या नेफ्थलीन बॉल या फिर कैम्फर होते हैं, उसको हमें एनवायरनमेंट में रख देते हैं, एनवायरनमेंट में रखते हैं तो उसकी क्या होते हैं, वो गैस, वो सॉलिड से वो धीरे 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 अपनी रिलीज़ होते रहते हैं, मतलब उसका वेपर बनता रहता है, वेपर बनता रहता है, गैस से सॉलिड टू गैस बनता रहता है, वो सॉलिड टू गैस बनता रहता है। ओके, तो इसको कहते हैं हम सब्लिमेशन। क्या वो कहते हैं इसको हम, सब्लिमेशन। अब लिक्विड टू सॉलिड भी बनता है, लिक्विड टू सॉलिड, पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है, वो फ्रीजिंग होगा। पानी को फ्रिज में रखेंगे तो क्या होगा, वो फ्रीजिंग होगा। ये कोई भी मेल्टिंग चीज़ को हम फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या होता है, फ्रीजिंग होगा। अगर गैस से लिक्विड बनाना है, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर छत पर बहुत सारा पानी है, धूप आ रही है, तो क्या पानी वेपर बन के उड़ जाता है, ठीक है, वेपर बन के वेपर हो जाता है। वेपर बन के क्या होगा, जब वो वेपर ऊपर जाता है तो वो कूल हो जाता है, कूल बन के क्लाउड फॉर्म होगी, क्लाउड बन के क्या होगा, रेनिंग होगी। तो ये क्या है, गैस टू सॉलिड। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का एक एग्जांपल हम यहाँ दे सकते हैं, जैसे अगर हम किसी वेसल में पानी गर्म करते हैं, किसी बर्तन में हम पानी गर्म करते हैं तो पानी बॉईल हो जाता है, बॉईल होकर के भाप बन के उड़ने लगता है। ओके, भाप बन के उड़ने लगता है पानी। तो अगर उस पानी के ऊपर अगर हम प्लेट ढक दें, उस वेसल पे हम प्लेट ढक दें तो क्या होगा, भाप उस प्लेट से टकराएगी, ठंडी होकर के वापस नीचे पानी नीचे गिरता है, ऐसे ही होता है। तो वो पानी जो बनता है, भाप से जो पानी बनता है उसे कहते हैं कंडेंसेशन। ओके, देन गैस टू सॉलिड भी होता है। गैस टू सॉलिड मतलब डिपोजिशन। डिपोजिशन का एग्जांपल होता है एलपीजी गैस और सीएनजी गैस। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर एनवायरमेंटल गैस है, उसको अगर हम कंप्रेस्ड कर दें, उसको हम कंप्रेस करते हैं, मशीनों के थ्रू कंप्रेस कर दिया जाता है, गैस को मशीनों के थ्रू कंप्रेस कर दिया जाता है। ओके, तो क्या है, गैस टू सॉलिड बनाया जाता है, तो इसे कहते हैं डिपोजिशन। अब वेरियस टेम्परेचर स्केल, इसके साथ हम देखेंगे वेरियस टेम्परेचर स्केल, आपकी बुक में भी है ये। तो अगर फॉर्मूला है केल्विन एंड सेल्सियस, केल्विन एंड सेल्सियस, आपको सेल्सियस गिवन है, हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री। अगर इसे हम केल्विन में चेंज करना है तो क्या होगा, अगर इसे हम केल्विन में चेंज करना है तो क्या आएगा आंसर इसका, ओके, तो ये 310 केल्विन आएगा। अगर आपको 10 डिग्री सेल्सियस गिवन है और केल्विन में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 283 केल्विन। ओके, अगर आपको केल्विन गिवन है और सेल्सियस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, 273 माइनस के। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल्स को। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का क्या रिलेशन है, हमारा बॉडी टेम्परेचर फीवर देखा जाता है तो फीवर किस में देखा जाता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, जबकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98, ओके, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये चेंज करने का तरीका है कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास सेल्सियस दिया हुआ है 9/5 × 40 सेल्सियस है हमारे पास, C = 40, तो आप इसे कैसे सॉर्ट आउट करोगे, जैसे 5 × 8 = 40,
72 प्लस 32, ओके, क्या बनेगा 104 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से हम कोई भी यूनिट को हम फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट गिवन है तो हम इसको सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा इसका, F माइनस 32 इंटू 5/9, ओके, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं कोई भी यूनिट्स को। तो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, ये कैसे होता है कि अगर कोई भी सॉलिड मेल्ट होगा तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो ये क्या सीन है। सो वेयर डज़ द हीट एनर्जी गो, यही तो बात पूछनी है। अगर कोई आइस क्यूब है, आइस क्यूब को अगर हम हीटिंग पे रखते हैं बाहर एनवायरनमेंट में, रूम टेम्परेचर पर, तो वो क्या होगा, वो उसको हीट मिलती है, हीट मिल के क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। उसकी एनर्जी कहाँ जाती है, इसका टेम्परेचर सेम होता है। ये जो सेम टेम्परेचर रहता है, इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं ये हम देखेंगे। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। इस लेटेंट हीट को बोलते हैं हिडन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको हम, हिडन टेम्परेचर। अभी क्या है हिडन टेम्परेचर, हिडन टेम्परेचर वो होता है जब हम, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम आइस क्यूब है हमारे पास, आइस क्यूब को हम रूम में रखते हैं, ठीक है, बाहर फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं, तो क्या होगा, बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगा। बर्फ़ पिघलना कब शुरू होगा, आइस मेल्ट होना कब शुरू होगा, जब उसको एक टेम्परेचर मिलेगा, जब उसको अपना एक टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। यानी हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे पानी है, पानी को अगर हम बॉईल करते हैं, पानी कब बॉईल होता है, पानी कब बॉईल होता है, जब पानी को अपना टेम्परेचर मिलता है, जब पानी को अपने बॉइलिंग पॉइंट मिल जाता है, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी अगर बॉईल होता है, पानी अगर बॉईल होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस, जब इस बर्तन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा पानी का, तो पानी बॉईल करना शुरू करेगा, पानी बॉईल करना शुरू करेगा। जब पानी बॉईल होता है, जब पानी बॉइलिंग के टाइम पर, ड्यूरिंग द बॉइलिंग के टाइम पर इसकी एनर्जी कहाँ जाती है, इसकी एनर्जी जाती है पानी में जो इंटरमॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर होती है, पानी में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है, वो उनको लूज़ करने की कोशिश करती है। अगर उनको लूज़ करेगी तभी तो वो वेपर बनेंगे। एक्चुअली इसकी एनर्जी कहाँ जाती है, वो एनर्जी लिक्विड के मॉलिक्यूल को लूज़ करती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल अगर लूज़ होंगे तभी तो वेपर बनेंगे, ओके। तो टेम्परेचर इसका राइज़ नहीं होता उस जगह पर ड्यूरिंग द बॉइलिंग से पहले टेम्परेचर राइज़ होता है। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, हिडन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, हिडन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन हीट सप्लाइज टू द सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड है या वो लिक्विड है। डू नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाते, बिकॉज इट इज़ यूज टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज़ असेंशियल फॉर since the thermometer cannot show this heat, ओके। तो इसका टेम्परेचर, इसकी एनर्जी कहाँ जाती है, इसकी एनर्जी जाती है जो इंटरमॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स होती है, उसको लूज़ करने का काम करती है, ओके। अब हम एग्जांपल देख सकते हैं, हीटिंग आइस टू फॉर्म द वेपर। अगर हम बर्फ़ को मेल्ट करते हैं, करते हैं आइस को मेल्ट करते हैं, अगर हम आइस को मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, आइस को जब अपना एक टेम्परेचर मिलेगा 80 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर मिलने पर आइस मेल्ट होना शुरू होगी। मेल्टिंग के टाइम पर इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और वेपर के टाइम पर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेल्टिंग के टाइम पर लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लूज़ होते हैं, वहाँ उसकी एनर्जी खर्च होती है, और जब वेपराइजेशन होगा तब इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स लूज़ होती है, तब जाके वेपर बनते हैं। टेम्परेचर चेंज कहाँ होता है, जब उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलने पर बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग से पहले और मेल्टिंग से पहले, ओके। ये देखिए
ये सॉलिड की स्ट्रक्चर है, सॉलिड की स्ट्रक्चर है। सॉलिड की स्ट्रक्चर लूज़ कब होगी, लूज़ कब होगी, जब इसको एक टेम्परेचर मिलेगा, इसको एक टेम्परेचर मिलेगा। और ये लिक्विड फेज लूज़ होना शुरू होगा, लूज़ होना शुरू होगा हिडन टेम्परेचर पर। ओके, जैसे कि हम देखते हैं जब सॉलिड को अपने एक टेम्परेचर मिलता है, सॉलिड को अपने एक टेम्परेचर मिलता है तब मेल्टिंग होना शुरू होगी। ड्यूरिंग द मेल्टिंग कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब लिक्विड बन गया, अब लिक्विड से जब लिक्विड गर्म होना शुरू होगा, लिक्विड गर्म होना कब शुरू होगा, जब इसको एक टेम्परेचर मिलेगा। अब लिक्विड से गैस कब बनना शुरू होगी, जब इसको अपना एक टेम्परेचर मिलेगा। ओके, तो ये क्या है प्रोसेस, मेल्टिंग और वेपर के टाइम पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं, जब सॉलिड टू लिक्विड बनता है। अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 किलोग्राम ऑफ द गिवन सॉलिड टू द लिक्विड। जैसे बर्फ़ से पानी बनना क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अब पानी से गैस बनना क्या है, लेटेंट हीट ऑफ द वेपर है। ये क्या है 1 किलोग्राम है। ओके, मेल्टिंग क्या होती है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग क्या है कि मेल्ट होना किसी भी चीज़ का, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी चीज़ मेल्ट होती है। ऐसा नहीं है कि लोहा का गर्म होना, लोहा भी एक टेम्परेचर पर गर्म होता है, पानी भी एक टेम्परेचर पर गर्म होता है। पानी का गर्म होना और लोहे का गर्म होना अलग अलग अपने उनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ओके, तो इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर। ऐसे ही बॉइलिंग, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द गैस, सी बॉइलिंग पॉइंट, एक टेम्परेचर। ओके, बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। बॉइलिंग को तो एक अपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, लेकिन एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। जैसे कि छत पर पानी है तो उस पर धूप में भी वो पानी इवेपोरेट हो सकता है, लेकिन क्या पानी वहाँ छत पे से पानी बॉईल हो सकता है, नहीं। पानी को बॉईल होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। इसके लिए हम देख सकते हैं जैसे कि वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, बबल्स भी इसमें नहीं बनते इवेपोरेशन में, जबकि बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं। फिनोमिना कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू द गैस एट दिस बॉइलिंग पॉइंट, जबकि इवेपोरेशन भी किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन हो सकता है। अब कोई फैक्टर डिपेंड करते हैं इवेपोरेशन के लिए, जैसे कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ द इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। मीन्स अगर बहुत तेज कड़क धूप निकलती है, कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े 1 घंटे में सूख जाते हैं। ओके, अगर धूप नहीं है, हवा तेज़ है तो भी कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में सूखते हैं। और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो भी रेट ऑफ द इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, सपोज़ बारिश का टाइम है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो क्या कपड़े सूखेंगे, नहीं, क्योंकि वो हवा में क्या है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होगी, वाटर वेपर इतना ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर क्लोथ ड्राई नहीं होंगे। तो क्लोथ ड्राई के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। ओके, अब कुछ क्वेश्चन है, रीजंस ड्रॉप ऑफ द बॉटल आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द फ्रिज। हम फ्रिज में से बॉटल बाहर निकाल के रखते हैं तो बॉटल ठंडी होती है, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस बॉटल पे कुछ बाहर की तरफ कुछ ड्रॉप्स आ जाते हैं, तो वो उस प्रोसेस से हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन हो रहा है। मीन्स कंडेंसेशन क्या मतलब कि बाहर की जो एयर है वो गर्म होती है। फ्रिज से हमने जो बॉटल बाहर निकाल के रखी है, बाहर की जो चारों तरफ की एयर है वो गर्म होती है। ओके, पानी ठंडा है और जब एयर इससे आकर टकराती है तो ये एयर क्या बन जाती है, तो एयर क्या बन जाएगी, एयर कूल होगी। एयर कूल होने से क्या होगा, एयर कूल हो जाती है, एयर कूल होने से क्या होगा, ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। ओके, ये एयर ठंडी हो जाती है, जो आसपास की जो एयर है। ओके, अगर हम ये भी कहते हैं कि हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। क्यों पहनते हैं गर्मियों में कॉटन क्लॉथ, क्योंकि हमारी बॉडी से जो स्वेट रिलीज़ होता है, ओके, जो पसीना निकलता है वो क्या, जब भी बाहर की जो एयर आएगी वो गर्म होगी, ठीक है, गर्म में जो स्वेट से टकराएगी उसमें क्या होगा कि वो वापस उसको अब्जॉर्ब कर लेगी, उसको अब्जॉर्ब करने से कंडेंसेशन होगा और हमें थोड़ी ठंडी का एहसास होगा। ओके, अर्थन पोट मीन्स जो मटका रखते हैं हम, मटका। ओके, ये मटका ठंडा रहता है, मटके का पानी ठंडा रहता है। क्यों रहता है मटके का पानी ठंडा, क्योंकि मटके पर कुछ छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं मिट्टी पर,
जो छेद होते हैं ये हमें दिखाई नहीं देते। ओके, इसमें क्या होगा, जो इस बाहर की जो एयर होगी, बाहर की जो एयर होगी, ओके, बाहर की जो एयर होगी, एयर मतलब गरम, हॉट एयर, हॉट एयर, हॉट एयर जो गरम होगी, पानी बाहर मटके से थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होगा, छेद के थ्रू बाहर की तरफ जाएगा, ये पानी रिलीज़ होगा। ये हॉट एयर क्या करेगी, इस पानी को ठंडा करने का काम करेगी, इस पानी को ठंडा करने का काम करेगी। ये सब क्या है, इवेपोरेशन के एग्जांपल हैं, इवेपोरेशन कंडेंसेशन के एग्जांपल हैं। ओके, कंडेंसेशन में क्या होगा, इवेपोरेशन में क्या होगा कि पानी गर्म होकर रिलीज़ होगा बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ वेपर होगा। जब ये वेपर होता है तो वेपर होगा तो क्या होगा, वो वेपर होगा तो क्या होगा, क्लाउड्स बनते हैं ना, वेपर होगा तो क्या होगा, वो वेपर ठंडी होकर वापस पानी बन जाती है। वही सेम इसमें है, जो अर्थन पोर्ट का जो पानी है वो, अर्थन पोर्ट का जो पानी है वो बाहर की तरफ रिलीज़ होना शुरू होगा। ओके, पानी है वो बाहर की तरफ रिलीज़ होगा, क्योंकि बाहर तो गर्म है, हॉट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस हॉट एयर से टेम्परेचर लेगा, ठंडा होगा, और ये पानी इस वजह से ठंडा रहेगा। तो ये है इसका रीज़न। तो ये हमने चैप्टर पढ़ा है मैटर की फिजिकल्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।